सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका की जंग के दौरान जो डिप्लोमेसी करवाई वह मुख्तलिफ फेजेज़ में अब सामने आ रही है और उसका एक नया चैप्टर जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि कल ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए अपनी नई डिमांड्स दी हैं। ये डिमांड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के खोले जाने से मुतल्लिक़ हैं, न्यूक्स के मुतल्लिक़ हैं। इसके ऊपर बात करेंगे तफसील से। नगमाना हाशमी साहबा मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं। बहुत शुक्रिया नगमाना साहब, आप ज्वाइन करिए। मुझे बताएं कि जो नई ईरान ने अपनी डिमांड्स दी हैं पाकिस्तान को, ये आपको कैसा साइन लग रहा है? क्योंकि ये पहले भी रिपोर्ट हुआ था कि पाकिस्तान अवेयर है ईरान की डिमांड्स के साथ, लेकिन इसको हमें क्या कंसिडर करना चाहिए? इज़ द मैसेज वेल कन्वेड एंड वेल कम्युनिकेटेड? जी बहुत शुक्रिया पहले तो मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। और देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है वो पूरी दुनिया टेंटर होप्स पे है, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी जो नई पेशकश आती है उसको बहुत गौर से उसका तज्जिया किया जाता है और उसमें से कोशिश की जाती है कि जो पॉजिटिव्स हैं उसको ज़्यादा स्ट्रेस किया जाए। और ये बड़ी अच्छी बात है कि अब एक नया प्रपोज़ल आया है जिसको आपने सुना होगा कि अमेरिका ने भी कहा है कि जी ये पहले प्रपोज़ल से बेहतर है। और लेकिन उसके साथ साथ आपने देखा है कि उन्होंने कांग्रेस को ब्रीफ करते हुए भी कहा है कि ईरान पे प्रेशर डालने के लिए शायद और हमले भी हो सकते हैं, बट ये सारी प्रेशर टैक्टिक्स होती हैं। जहाँ तक ईरान के 14 नुकात जो उन्होंने अब दिए हैं, तो उसमें जो मैंने मोटा मोटा पढ़ा है, जाहिर सी बात है मैं अब गवर्नमेंट में तो नहीं हूँ, सो आई डोंट रियली नो एग्जैक्टली क्या है, लेकिन जो रिपोर्ट किया जा रहा है उसके मुताबिक तो ऐसे लगता है कि ईरान ने कहा है कि जी बात हो सकती है आबनाए हुर्मुज़ पे, बशर्ते आप भी थोड़ा सा ब्लॉकेट के बारे में बात करें और ये नहीं कि जी सब चीज़ें तय होंगी तो ब्लॉकेट खुलेगा। तो उसके बाद फिर ये है कि न्यूक्लियर पे भी बात हो सकती है। पहले वो कह रहा था कि जी न्यूक्लियर और मिसाइल्स पे हम नहीं बात करेंगे जब तक बाकी सारी बातें तय नहीं होती। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस जो मुझे लगा है वो ये है कि एक तो आबनाए हुर्मुज़ पे थोड़ा सा मुझे फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आई है कि जी बशर्ते दोनों फ्लेक्सिबिलिटी शो करें, और दूसरा ये कि न्यूक्लियर टॉक्स भी हो सकती हैं अगर सैंक्शंस पे कोई पहले बातचीत हो, कि साइमल्टेनियसली अगर इन दोनों चीज़ों पे बात हो तो फिर इस पे भी न्यूक्लियर इशू पे भी बात हो सकती है। तो देखिए नगमाना साहब, आई होल्ड यू हियर, प्लीज़ मुझे ये बताइएगा कि अब तक की जो सफारतकारी हुई है इसमें हम पिछले हफ्ते भी देख रहे थे कि एक्टिवली रशिया से भी बयानात आ रहे हैं, चाइना से भी आ रहे हैं। क्या इसमें अब दूसरे ममालिक एक्टिवली शामिल हो गए, इसलिए भी ये नई डिमांड्स में नरमी इख्तियार की गई है? देखिए, थोड़ा सा अगर इजाज़त हो तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगी। पाकिस्तान की तो जो बहुत ही इंटेंस और हेक्टिक मीडिएशन है वो जारी है, लेकिन इसके साथ साथ आपने ये देखा होगा कि पूरी दुनिया में जिस तरह वो रशिया है, चाइना है और ममालिक हैं, उन्होंने सब ने हमारे अपने तुर्की है, उसके साथ इजिप्ट है, सऊदी अरब है, इन लोगों ने भी अपना अपना नेचुरली किरदार अदा किया है। और आपने देखा है कि गल्फ स्टेट एक्सेप्ट यूएई एंड बहरीन, वो यके बाद दीगरे उन्होंने ईरान की साइड पे को सपोर्ट करने का ऐलान भी किया है। बल्कि लेटेस्ट तो अभी आपने देखा था कि कतर ही का था कि वो अगर अब हमला हुआ तो वो अपनी
अपना सॉइल और एयर स्पेस नहीं यूज करने देंगे ईरान के खिलाफ। तो आई थिंक दोनों तरफ से जो चीजें हैं वो जाहिर मुश्किल तो है, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने पहले अर्ज की कि पूरी दुनिया टेंटर हुक्स पे है, इस पे सिर्फ ये दो ममालिक तो नहीं अफेक्ट हो रहे स्टैंड ऑफ से, तो इसलिए अब चीन भी बहुत आपने देखा है कि फर्म और सटल बयानात दे रहा है। और आज ही का चीन का बयान था कि जी अगर आबनाए हॉर्मुज ट्रम्प साहब के दौरे तक ना खुली तो इट विल बी वन ऑफ द मेन एजेंडास। तो नेचुरली ये चीजें भी, वो प्रेशर तो आ रहा है अमेरिका के ऊपर भी। तो लेट अस होप के जो हमारी बहुत ही हेक्टिक डिप्लोमेसी चल रही है, और मैं कई दफा पहले भी कह चुकी हूँ कि हमने तो जितने और लोग हैं उन्हें भी कॉन्स्टेंटली ब्रीफ रखा है, पूरी दुनिया को हमने ब्रीफ रखा है कि क्या बातचीत हो रही है, क्या कोशिशें हो रही हैं। सो आई थिंक उस तरह देखा जाए तो गुज़श्ता ठीक है। नगमाना साहब, एक और सवाल ले लीजिएगा। जिस वक्त ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ईरान का वफ्द दोबारा पाकिस्तान आएगा और एक दोबारा राउंड होगा, लेकिन वो नहीं हो सका, तो उस वक्त ये तज्जिया हो रहा था कि चूंकि दोनों ममालिक ने बहुत सख्त पोजीशन इख्तियार की है और वक्त के साथ साथ ये डाई डाउन होंगी, डिमांड्स, चीज़ें चेंज होंगी और इवेंचुअली जो डिमांड्स सामने आएंगी वो इससे बहुत अलग होंगी। क्या आपको लगता है कि फ़िलहाल वो सिफारतकारी ऐसी स्टेज पे आ गई है जहाँ पे हम नए मुतालबे और नई लचक विज़िट करेंगे, उसमें पहले जैसे डेडलॉक्स नहीं होंगे, कुछ नया उसमें होगा? देखिए, अब ये इतना तूल पकड़ चुकी है जंग कि दोनों पार्टीज में से कोई किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं है बेसिकली कि वो इसको मजीद फूल दे। अब दोनों चाहते हैं कि इसका किसी ना किसी तरह खत्म हो। इसमें जो मेरे नज़दीक सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट है वो अमेरिका की लीडरशिप का एटीट्यूड है कि जाहिर सी बात है, अगर आप धौंस धमकियां देंगे और साथ साथ बंदूक किसी के माथे पे रख के कहेंगे कि जी आप हमारी डिमांड्स मानिए, तो ऐसे तो नहीं होता। ईरान कोई वीक पावर तो है नहीं और पूरी दुनिया इस वक्त ईरान के साथ खड़ी हुई है। तो हैविंग सेड दैट, जब इस तरह की नेगोशिएशंस होती हैं तो उसमें कभी भी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई ब्रेक थ्रू होगा। और जिस तरफ ये चीजें जा रही हैं उससे डेफिनेटली ये लग रहा है कि चीजें थोड़ी थोड़ी दोनों तरफ से शायद नरमी आ रही है। और क्योंकि इवेंचुअली तो देखिए, जितना मर्जी आप लड़ लें, आपको बैठना तो नेगोशिएटिंग टेबल पे है। आपका वो पैसिफिक ओशन में तो आप ठीक है। नगमाना साहब, एक और सवाल आपसे आखिरी ये है कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा पोजीशन किया है अपने आप को इस सिफारतकारी के मरहले में, और अब पाकिस्तान ने ईरान के लिए 6 तिजारती रूट्स खोलने का भी ऐलान किया है। ईरान अपनी मसनूआत को कराची और गवादर के ज़रिए ट्रांसपोर्ट कर सकेगा। गवादर का रूट लॉजिस्टिकली बहुत अहम रहा है, इसकी और भी अहमियत बढ़ गई है। ये पाकिस्तान के लिए कितना अहम है और इसकी मेंटेनेंस पाकिस्तान के लिए कितनी ज़रूरी है? देखिए, अगर आप लोगों को याद हो, मुझे तो बहुत अच्छी तरह याद है कि ईरान टर्की के थ्रू हम ऑलरेडी RCD लिंक होता था, बाकायदा ट्रेन जाती थी, जिसका अभी दोबारा वो इफ्तिताह भी हुआ था आफ्टर इयर्स एंड इयर्स, डेकेड्स के बाद ये दोबारा शुरू हुई थी। तो ये जो हमने 6 रूट्स उनके लिए खोले हैं, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा और सेंसिबल डिसीजन है। इससे 3-4 फायदे होते हैं। एक फायदा तो नेचुरली ईरान को है कि उसकी जो इस तरह ब्लॉक हुआ है वो उसके लिए रास्ता अपने एक्सपोर्ट्स के लिए मिल रहा है। दूसरा, ये पाकिस्तान की जो एक सेंट्रल पोजीशन है उससे बहुत अच्छी तरह हाईलाइट कर रहा है कि जी ठीक है, अफगानिस्तान आप जितना मर्जी अब ब्लॉक रख ले, अगर ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, जो कि अब बहुत अच्छे हैं, तो ऑल्टरनेट रूट्स अवेलेबल हैं। यूरोप के लिए भी अवेलेबल है। RCD बहुत अच्छी तरह, जो पहली RCD थी वो उसको आप
एक्टिवेट दोबारा कर सकते हैं, और रूट्स भी हैं जो आपको डायरेक्टली सेंट्रल एशिया में ले जाएंगे। तो और इसके साथ साथ जो कराची पोर्ट है, गवादर पोर्ट है, वो भी एकदम से आप देखिए कि दुनिया की नजरों में आ गई है, और उन लोगों को ये पता चल गया है कि ये बहुत बड़ी पोर्ट्स हैं, और ये एक ऑल्टरनेट अपनाए हुर्मुस को सॉर्ट ऑफ बायपास करके एक और लिंक बहुत उसके करीब बन सकता है। सो अपनाए हुर्मुस में जाके फंसने का जो एक सिचुएशन होती थी, वो आप उसको स्कटल कर सकते हैं, और आप पाकिस्तान की पोर्ट्स को यूज करके आप सेंट्रल एशिया और यूरोप जा भी सकते हैं, वापस भी आ सकते हैं, और आप यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स कनेक्टिंग थ्रू ईरान। तो उसमें जाहिर सी बात है अफगानिस्तान को भी अब सोचना पड़ेगा कि उन्होंने जो अपनी एक न्यूसेंस वैल्यू बनाई हुई थी कि जी हम सेंट्रल एशिया को जब तक नहीं खुल ही नहीं सकता अगर हम उसको रास्ता न दें, तो वो हमारे लिए उस वक्त तक मुश्किल था जब तक थोड़ा बहुत ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड चल रहा था ईरान के साथ। लेकिन अब तो आपने देखा है कि पिछले साल से चीजें बहुत ड्रामेटिकली चेंज हुई। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नगमाना हाशमी साहिबा प्रोग्राम में ज्वाइन करी थी। और ये जो प्रेशर बिल्डअप हुआ था पिछले कुछ अरसे में कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद है, तो इसका नुकसान हो रहा होगा दोनों साइड से ट्रेडर्स को, और इसका अल्टरनेटिव क्या है, तो शायद ये वो अल्टरनेटिव है जिस पे पाकिस्तान और दूसरी पावर्स गौर कर रही हैं कि अगर ईरान के को पाकिस्तान को मुतबादिल रूट्स देता है तो बहुत चांसेस है कि अफगानिस्तान इररिलेवेंट होता जाएगा, और जो नए रूट्स हैं उसका फ़ायदा इंशाल्लाह पाकिस्तान को होगा। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर हुमायूं महमद, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सेनेटर नासिर बट साहब ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमा PMLN। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नासिर साहब, क्यों आप लोग इतना महंगा कर दिया पेट्रोल? 154 रुपीज़ आप टैक्स ले रहे हैं 1 लीटर के ऊपर। ठीक है, बढ़ गई है इंटरनेशनली कीमतें, लेकिन आप तो ख्याल करने थोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आप ये नहीं क्यों नहीं कहते कि पाकिस्तान का नाम कितना बुलंद हो गया है, अवाम चाह रही है उनका नाम भी बुलंद। देखें, ये भी एक है, देखें जब मुश्किल टाइम आते हैं ना तो कौमें साथ खड़ी हो जाती हैं, वो अपने पेट पे पत्थर भी बांधते हैं कि हम सेफ हो जाएं। जो हमारी कोशिशें हैं, ईरान के पास पेट्रोल था, हर चीज़ था ना, गैस भी थी, सब कुछ, आके हमला कर दिया अमेरिका ने ना। तो मुराद है अगर हम आके जवाब देने वाले, हिंदुस्तान ने हम पे हमला किया ना, हमने उसका जवाब दे दिया क्योंकि हम न्यूक्लियर पावर थे। ये भी मेरे कायद मियां नवाज, मैं कहता हूँ जी कि जुल्फकार अली भुट्टो से शुरू हुआ। पत्थर बांध के तो बॉम्ब बनाना था, बना लिया नहीं, ना, बना बाकी चीजें देखें ना, पत्थर बांध के बगैर भी बना लेते। आपने बड़ी अच्छी बात की। आप देखें, अब जिस जगह हम खड़े हैं, क्या अमेरिका जैसा मुल्क इस इंतज़ार, वो कहता है कि मैं आई बिलीव दैट के आई बिलीव प्राइम मिनिस्टर शरीफ, आई बिलीव आर्मी चीफ, ठीक है, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है यही नाम लेता है। वो वक्त याद करें जब कोई कहते थे हमें मिस कॉल ही दे दे, ठीक है, इस पे तो खुशी है ना, और इस पे कई लोगों को नहीं है खुशी। आपके वो पता ही है। अच्छा, फिर ईरान है, वो अपने मुंह से ये कहता है कि भाई मुझे पाकिस्तान पे बिलीव है, मुझे यकीन है, और हमने दो ताकतों को, चले एक ताकत अमेरिका था, ईरान, इनके आपस में कोई बात नहीं, लड़ाई थी, हमने दो को टेबल पे बिठा दिया। ये बहुत बड़ी बात है, जंग रुकवा दी। उस पे तो कोई बहस ही नहीं है नासिर साहब, लेकिन आप FBR को क्यों नहीं कहते कि वो अपने पेट पे पत्थर बांधे और शॉर्टफॉल पूरा करें? आप जजेस का फ्यूल बंद करें, आप ब्यूरोक्रेट्स का, उनको कहीं अपने पेट पे पत्थर बांधे, ये थोड़ा ये आपकी बात ठीक है। देखें, PM साहब ने पहले अनाउंस किया कि तनख्वाहों में भी उन्होंने जो पार्लियामेंटेरियन है या मिनिस्टर है कि उन्होंने उनकी तनख्वाहें 25% काट ली, पहले पेट्रोल कम कर दिया, जितनी सहूलियात वो कम की। अब लोगों को कहा जी आप घरों से ही मीटिंग करें, ना आए क्योंकि पेट्रोल खर्च है। ये चीज़ें शुरू हैं, लेकिन आप ये देखें माशी हालात हमारे इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। आपके साथ जो गल्फ था पहले, उसका क्या रवैया था हमारे साथ, अब क्या है? तो मुराद ये है कि हमें ये खुशी होनी चाहिए कि अब पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, मुश्किलात हैं दूर हो जाएंगी,
हमने जब उनको टेबल पे बिठा के आज ये बात ख़त्म करेंगे, हमारे ऊपर सेंक्शन है ना, ईरान से हम पेट्रोल नहीं ले सकते, गैस ऑयल नहीं ले सकते, हमारे लीडरान बैठे हैं ना, इस पे इसके बाद बात होगी और आपको बहुत अच्छा वक्त नज़र आएगा। ये होना चाहिए, लेकिन मुश्किल वक्त है, दुनिया में है। मैं जिस जगह बैठा हूँ, मैं यूके से, वहाँ भी पेट्रोल महंगा है, हर जगह। कैसे इस पर रिएक्ट किया था? नाराज़ होकर चले गए थे, ये रिपोर्ट्स थी? क्योंकि नॉर्मली नवाज शरीफ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स में तो अपना पॉलिटिकल रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे चकजई साहब की अपॉइंटमेंट थी, तो इस पर भी क्या वो नाराज़ हो गए? नहीं, उन्होंने कहा कि लोगों को सहूलियात दें। देखें, लेकिन अब एक वक्त ऐसा है, ये दुनिया देख रही है, पाकिस्तान नहीं, हर जगह ऐसे हालात हैं, मुश्किल हालात हैं, माशी हालात ख़राब हो रहे हैं सबके, तो हम भी उसमें शामिल हैं। लेकिन हमें एक चीज़ की है कि अब हम जिस रास्ते पे चल पड़े हैं, पाकिस्तान जिस रास्ते पे आगे चला है, हमारा हमसाया मुल्क जिस जो कुछ उसने हमारे साथ रवैया अख्तियार किया, उसका हमने जवाब दिया। दुनिया में हमें अब रिकगनाइज़ किया जाता है। पाकिस्तान जब आपकी पहली गवर्नमेंट थी अगस्त 2022 में, तब जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थी तो नवाज शरीफ साहब मीटिंग से उठ के चले जाते थे, अभी ऐसा नहीं किया? नहीं, ऐसा देखें, अभी भी हुकूमत जो है ना, PM साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब के भाई वज़ीर आज़म है, बेटी उनकी वज़ीर आला है, हदायत उन्हीं से लेते हैं। लेकिन हमारी कोलिशन हुकूमत भी है, हम सब मिल के चल रहे हैं। लेकिन अगर ये मुश्किल टाइम थोड़ा है, ये मैं बिल्कुल वाज़ेह कर दूँ, इंशाल्लाह हमारे माशी हालात भी ठीक होंगे। थोड़ा आइडिया देंगे 6 महीने 8 महीने? ये देखें, मुझे लगता है कि और 2 हफ्ते की बात है। अभी अमेरिका और ईरान, आपको देखा ना, वो एक दूसरे के साथ वो खाली बयानबाजी हो रही है, ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बैठेंगे तो हम अपना मसला भी, सबसे पहले ये जो हमारे ऊपर सेंक्शन है, जो चीज़ें ऐसी की ख़त्म हो जाएंगी, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। एक बात याद रखें कि अपने पहले अपना मुल्क है, उसको हमने मजबूत करना है, उसके लिए जो कुछ हमें कुर्बानी देनी पड़ी आवाम देगी, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। सेनेटर साहब नासिर साहब कह रहे हैं, सेनेटर हमारी साहब नासिर साहब कह रहे हैं कि 2 वीक्स में इंशाल्लाह जो सैंक्शंस भी हैं हमारे पास ईरान को लेके, उसके ऊपर भी बात हो सकती है। वैसे रूट्स तो अल्टरनेटिव वैसे ही पाकिस्तान ने ईरान के साथ खोल दिए हैं, गवादर और कराची वाले, तो आप भी होपफुल हैं या आप एहतजाज करेंगे ये जो तेल की कीमतें बढ़ गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप मेरे ख्याल में उनका आखिरी सेंटेंस नहीं सुना। उन्होंने कहा आवाम कुर्बानी देगी और हम लोग मजे करेंगे। ये मेरे ख्याल में शायद वो आखिर में कहना चाहते थे। मजे करेंगे तो उन्होंने नहीं कहा। हाँ, देखिए, मैं सिंपल सी बात ये है, अभी कुछ और हो। 1 मिनट है जो ना सर जी, आपको गवर्नमेंट ने कौन सी गाड़ी दी हुई है? कोई गाड़ी नहीं है, मेरे पास अपनी है। अच्छा, और फ्यूल आपके पास तो ले रहे हो? आपके पास फ्यूल उसमें कमी आ गई। मैं एक कमेटी का हूं ना, वो अपना चेयरमैन, उनको बोले, उन्होंने पूछा, जवाब उनको दे दो। की एक गाड़ी है जो 4000 सीसी से बड़ी गाड़ी है। अगर ये गवर्नमेंट ने मुझे दी हो तो मैं आज ही, फिर आप इस्तीफा दे दें या मैं दे दूं? ठीक है, मैंने लास्ट आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी है? नहीं, मेरे पास करोला गाड़ी है जो सरकार ने दी। ये 4000 सीसी कह रहे हैं, पता नहीं वो इनके पास मैंने आपको देखी थी ग्रेन। चले उसको छोड़ें। अच्छा देखिए, इस तरह है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये इनका 5वां बजट आ रहा है जो ये पेश कर रहे हैं इस जून में। 5वां बजट 2022 में, 23 में, 24 में, 25 में और ये 26 में 5वां बजट पेश कर रहे हैं। इन 5 बजट पे अभी तक ये लोग 2 GDP को क्रॉस नहीं किया, मतलब 4 पे तो नहीं किया, 5 पे में भी कहते ये कुछ है, होता कुछ है। नंबर 2, आपने खुद कहा है, अच्छा ये जंग का बात करते हैं, जंग से पहले, अभी जंग नहीं स्टार्ट हुई थी, जंग तो फरवरी में स्टार्ट हुई ना, फरवरी से पहले 610 बिलियन का शॉर्टफॉल टैक्स कलेक्शन में। आपके पास लार्ज स्केल इंडस्ट्री पिछले साल के बनिस्बत 8.7% की ग्रोथ रिडक्शन हुई है। पिछले साल 5.4 थी या 5.6 थी, ये तकरीबन 8.6 या इस तरह की कोई फिगर है, 8+ फिगर है, जिसमें उन्होंने नेगेटिव ग्रोथ शो किया। अच्छा, उसके बाद फिर इनका जो पाकिस्तान जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर कंट्री है, उसमें जितने भी क्रॉप्स हैं सारे के सारे उनका तकरीबन 3 उसमें है। हालांकि हमारे टाइम पे 5.4, 4.8, 5.9 ग्रोथ थी, सब उसमें नीचे है। कॉटन है, कॉटन के आप देख लें कि हालात क्या है। आपका 50% कॉटन की रिडक्शन हो चुकी है। आप किसी भी लिहाज से एनी फाइनेंशियल इंडिकेटर उठा लें, पाकिस्तान के अंदर बुरे हालात हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त लेकिन सेनेटर साहब, एक ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान में ये हालात इसलिए भी बुरे हैं क्योंकि कोई एक्टिव ऑपोजिशन तो है नहीं,
तो गवर्नमेंट कोई नहीं, इसका उससे ताल्लुक नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक्टिव ऑपोजिशन, मैं जब एक्टिविटी करता हूँ मेरे ऊपर हर किस्म के पर्चे कट जाते हैं। कोई भी एक्टिविटी होती है, देखिए मैं एक बात बताऊँ, जब हमारी हुकूमत थी, कभी मरियम साहिबा, कभी शहबाज शरीफ साहब, कभी बिलावल भुट्टो, कभी मौलाना साहब, और ये मुसलसल ये लोग आके धरने, लॉन्ग मार्च और पता नहीं क्या कुछ कर आके करते रहते, एंड वी वुड अलाउड देम। इन लोगों के उसमें अभी हम कहते हैं कि हमने ये करना है, पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है, केसेस बनना शुरू हो जाते हैं। आपको पता है ये एक बच्चे ने अभी पिछले दिनों वो क्या कहा है कि ये यहाँ से जो ये नहीं है, ये कौन सा वाला है, तरनौल फाटक के बारे में उसने कहा था कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तरह यहाँ भी बंद हो जाते हैं। उसके ऊपर कितने दफात बन गए हैं। लेकिन सेनेटर साहब वो आपकी बात ठीक है, आप एक विक्टिमाइजेशन का एलिमेंट है, लेकिन आप कोई मौशी प्लान दे देना, आप कोई मौशी प्लान दे, आप धरना मत दे, आप मौशी प्लान दे देना। देखे ना मौशी प्लान, मेरी बात सुने ना, मौशी प्लान जब हम लोग आए थे, हम लोगों ने मौशी प्लान दिया था। सबसे पहले हम आपको एक बात करते हैं, आपने इस मुल्क के ऊपर, हमारे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी 2018 में, क्या उसमें यूक्रेन वॉर नहीं हुई थी? उसका इम्पैक्ट नहीं आया था पूरी दुनिया पे? क्या कोविड का इम्पैक्ट पूरी दुनिया में नहीं आया था? इससे ज्यादा आया था। आज तो फिर भी कोई 90 या 95 का डॉलर वो बैरल है। लेकिन सर वो भी आपने अपॉर्चुनिटी लूज की थी। इंडिया ने रशिया से सस्ता तेल खरीदा था, वो पाकिस्तान ने वो भी नहीं किया। पाकिस्तान ने वो डील आपके दौर में डील्स ही नहीं की थी। पाकिस्तान, मेरी बात सुने, 2022 में या 2022 में जब पाकिस्तान गया था रशिया के पास डील करने के लिए, इन्होंने तभी तो हटा दिया था। आप रशियन से, आप आज पूछे रशियन एम्बेसडर से कि क्या बात हुई थी, क्या डील हुई थी। उन्होंने कहा था कि हमारी डील हो गई थी कि हम 30% सस्ता तेल देंगे पाकिस्तान को, लेकिन फिर आगे बात नहीं हुई। अच्छा उस बात को छोड़ दें, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। अभी एज ऑफ नाउ हर वो काम जो इनके हुकूमत में अभी हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी हुआ, चाहे वो इंडिया के साथ लड़ाई हो, चाहे वो यूक्रेन की लड़ाई हो, चाहे वो कोविड हो, चाहे सारी चीज़ों सब कुछ हुआ था। उस वक्त हमारे टारगेट्स क्या होते थे, हम कैसे करते थे? हम लोगों ने लेवी कम रखी हुई थी, 10% से कम लेवी रखी थी ऑफ द पेट्रोल प्राइस। इन्होंने कितनी रखी हुई है? 40%। इन्होंने अच्छा आजकल के दिनों में, एज वी स्पीक टुडे, आजकल जो आसपास के ममालिक है, जो इंडिया हो गया, जो बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इन सब के ऊपर एग्जैक्टली वही कंडीशंस है जो पाकिस्तान के ऊपर है। पाकिस्तान ने 22-23% अपने पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई है, उन्होंने 3-4% बढ़ाई है। वजह ये है, उन लोगों ने जितने भी ये जो सेनेटर साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन ये जो आप लेवीज वाली बात कर रहे हैं, सिर्फ एक जुमला सर सुन ले बतूल साहब, उन्होंने जितने भी, इंडिया ने जितनी भी बड़ी रिफाइनरीज थी, उन्होंने उनके ऊपर प्रेशर डाला है और उनके कटौती की है, अवाम को बचाया है। यहाँ पे क्या हुआ, जो जितनी रिफाइनरीज है वो $5 पर बैरल के प्रॉफिट से $50 to $60 पर बैरल प्रॉफिट पे चले गए हैं। और ये इनके अपने ये जब थे, अभी पिछले जब सेनेट में था तो हमारे लॉ मिनिस्टर कह रहे थे, उन लोगों ने इतनी बढ़ा दिए, इन्होंने एट द कॉस्ट ऑफ दीज कंपनीज अवाम को इन्होंने दाव पे लगा दिया है। पत्थर बांधते, पत्थर अवाम के पेट पे डालते, अपने पत्थर नहीं बांधते अवाम पे। इस पे रिस्पॉन्स भी लेते हैं नासिर साहब का। लेकिन सेनेटर साहब में ये जो आप लेवीज की बात कर रहे हैं, फिर सब्सिडीज की आप लोगों ने अपनी मर्जी से सब्सिडीज लगाई और फिर अदम एतमाद के बाद हम डिफॉल्ट पे पहुंच गए थे। सर इट्स अ लॉन्ग इकोनॉमिक डिबेट सर, कोई मौशी रिलीफ तो पीटीआई ने खैर नहीं दिया। एक ब्रेक लेते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में खुश आमदीद। सेनेटर साहब, नासिर साहब के पास जाने से पहले मैं थोड़ा सा आर्ग्यू करना चाहती हूँ आपके साथ। प्लीज़ नाराज़ मत होना, पीटीआई वाले नाराज़ बहुत हो जाते हैं मुझसे। मुझे आपको याद करवाना है कि आपके दौर में हाईएस्ट डबल डिजिट इन्फ्लेशन थी। आपने अनचेक्ड एक्सपोर्ट की इजाज़त दी थी, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट बढ़ा था। आप लोगों ने 4 साल में 4 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किए थे। 19 ट्रिलियन का डेट 4 साल में था। आपने टैक्स रिफॉर्म्स नहीं की, वो पीएमएलएन भी खैर नहीं कर सकी। सर्कुलर डेट 2021 तक 2.3 ट्रिलियन था। इंडस्ट्री स्टेगनेंट थी और आईएमएफ के साथ भी आपने मिसमैनेज किया था, जिसके बाद पाकिस्तान डिफॉल्ट पे जा रहा था। इसका जवाब आप दीजिएगा, लेकिन अभी मैं नासिर साहब को शामिल करूँ। अब ये मेरी बातें आपने कर दी,
वो रस्तू था। ये आपकी बात 90 महीने में 90 दिन में आके हमने पाकिस्तान को उधर ले जाना है, उधर से बिलियन आएंगे, इधर से आएंगे। 3 इन्होंने अपने वो वज़ीर ख़जाना चेंज किए। इतना बुरा हो गया कि IMF से कहते थे हम नहीं जाएंगे, लेट गए। जाते जाते जब इनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, 10 रुपये पेट्रोल के पता नहीं कितना सस्ता करके जानबूझ के IMF के साथ उन्होंने कहा, और उसने कहा मैं माइंड बिछा के जा रहा हूँ, पाकिस्तान अब ठीक नहीं होगा। ये वो लोग हैं, इनको क्या लगे पाकिस्तान से। हाँ, ये बात ज़रूर इनको कहे कि ये तो एक फोर्स बना रहे थे, राई फोर्स, ईद के बाद नहीं छोड़ेंगे, हमने निकलना बन रही है। किधर है वो पूछते हैं भाई। अच्छा, उनसे पूछे वो किधर है राई फोर्स। तो ये लोग हैं, झूठ बोलना छोड़ दे, पाकिस्तान बेहतर हुआ है, खुश हो, अपनी जमात खुद ठीक कर लें, अपोजिशन का किरदार अदा करें, असम्बली में बैठे। महमूद खान चकजई जो इनकी जमात का भी नहीं, आप उसको भी ये नहीं बोलने देते। पेशावर में जलसा किया, उसको नहीं बुलाया। ये इनकी हालत है। वो इनको सिर्फ एक मेरी ये नसीहत है कि भाई पाकिस्तान जब बेहतर हो, आप खुश हो, साथ खड़े हो। हाँ, आप अपोजिशन का किरदार अदा करें, जहाँ हुकूमत की कोई बात हो आप बोले, ये भाग जाते हैं, ये सारे कंप्रोमाइज। चलो उन्हें प्रिसाइजली मैं आप दोनों को शामिल करूंगी सब सवालों पे। सेनेटर साहब, क्या TTAP के साथ और PTI की उनके इकट्ठी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इख्तलाफात दूर हो गए हैं? चकजई साहब जो नाराज़ थे, मर्दान जलसे में भी नहीं थे, अब ठीक है सर? देखिए, मर्दान जलसे में मेरा नहीं ख्याल कि वो उसमें कोई वजह नाराज़गी थी। उसमें मेरे ख्याल में कोई एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसकी वजह थी, कोई नाराज़गी नहीं थी। जो मेरी उसमें लिहाज से तो कोई नाराज़गी नहीं है। ठीक है, एक चीज़ है। नंबर 2, आपने जो फिगर्स बताई है ना, मैं आपको रफली बता देता हूँ। जब हम लोग आए थे, इसमें कोई शक नहीं कि हम लोगों ने डिले स्टार्ट किया था, दैट वाज नॉट गुड, और उसमें 6 महीने का डिले हुआ था, वो नहीं होना चाहिए था। आई टोटली एग्री विद दैट थिंग। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जब हमने स्टार्ट किया था तो हाँ बिल्कुल प्रॉब्लम्स हमारे आए थे। हमारे पहले साल में जब हम लोग आए थे तो ऑलमोस्ट 5 सेनेटर साहब, वो आपका जवाब, एक आपका जवाब था, एक मैंने आपको थोड़ा आर्ग्यू किया था। थोड़ा सा आगे बढ़ते, मैं आपसे कुछ आपके जलसे के बारे में बात करना चाह रही हूं। मैं आपको 1 मिनट है ना, मैं आपने जब एक सवाल कर दिया था तो अब उसका मुझे ये तो बताना है, रिबटल तो देना है ना, कि जब हम जा रहे थे, जब हमें निकाला गया था, गलत तरीके से निकाला गया था, तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी उसमें हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री 11.6% से ग्रो कर रही थी। आपने जिस चीज की बात की थी वो अनचेक्ड इंपोर्ट्स की बात कर रहे थे। ये याद रखें, जब मैं इंडस्ट्री लगाता हूँ, इस वक्त जितने भी, अगर आप कभी जाए ये उस तरफ फैसलाबाद की तरफ जाए, जिनके 100 लूम थे उन्होंने 200 लूम पे चेंज कर दिए थे, जिन्होंने 200 लूम थे उन्होंने 400 पे कर दिए थे, डबल कर रहे थे। आपकी जो एक्सपोर्ट्स थी कॉटन की और सारी आपकी जो एक्सपोर्ट्स थी ऑफ द वो सबसे ज्यादा हो रही थी। लेकिन IMF के साथ मिसमैनेजमेंट तो की थी ना, जो सब्सिडी दे दी थी। कोई मिसमैनेजमेंट नहीं होता। हम लोगों ने तकरीबन 460 या 450 बिलियन रुपीस का हमारे पास जो आपका टारगेट होता है ना, जैसे इनका टारगेट था कि टैक्स कलेक्शन ये 610 बिलियन कम है, हम लोग 460 बिलियन प्लस पे जा रहे थे। जब हम प्लस पे जा रहे थे तो 3 महीने रह गए थे। उन 3 महीनों के लिए हमने वो 460 बिलियन को एज क्या कह सकते हो उसे सब्सिडी करके लोगों को दे दी थी। मैंने टारगेट दिए हुए आपको कि जी मैंने इस साल में 500 रुपए कमाऊंगा। अगर मैं 600 रुपए कमा रहा हूं तो 100 रुपए अगर मैंने अपने अवाम के नाम कर दिया है तो इसमें क्या बुराई है। इन लोगों ने जस्ट बिकॉज दे कुड नॉट मैनेज इट, और जो इमरान खान ने कहा था कि ये जो मुल्क वो जाएगा, डिफॉल्ट पे जाएगा, उनके अल्फाज दोबारा मैं दोहरा देता हूँ। उन्होंने कहा था आपने हमारी हुकूमत हटा दी है, इनसे ये संभलेगा नहीं, ये लोग इस हुकूमत को डिफॉल्ट पे ले जाएंगे। और अब याद रखें, ठीक है सेनेटर साहब, एक और सवाल जी, आज भी पाकिस्तान की मईशत भी नेगेटिव है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में भी ठीक है सेनेटर साहब, आपका जवाब आ गया। जलसे का क्या करेंगे? लाहौर में आप जलसा नहीं कर सके, लियाकत बाग में जलसा करना था, फिर मुज़ाकरात भी नहीं शुरू हो सके, कब करेंगे आप? मुझे एक बात बताएं, देखें इस तरह है, 2 चीजें हैं। अगर मैं अब ये कैच 22 सिचुएशन है, अगर मैं इनसे कहता हूं कि मुझे जलसे की इजाजत दे, ये लोग वन प्रीटेक्स्ट और अदर प्रीटेक्स्ट नहीं देते। उसकी वजह यह कि इनको डर है हमसे। देखिए, हम बगैर इमरान खान, बगैर फर्स्ट ईयर लीडरशिप के हम लोग इतने बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं।
ये लोग निकाल के ले आए ना। इनकी ईदें कहाँ होती है? लंदन में होती हैं। इनकी ट्रीटमेंट्स कहाँ होती है? लंदन में होती हैं। इनकी ट्रीटमेंट्स कहाँ होती है? स्विट्जरलैंड में होती हैं। इनका पाकिस्तान से ले देना क्या? ठीक है सेनेटर साहब, ये मैं आती हूँ सेनेटर साहब क्विकली प्रिसाइजली हमें वाइंड अप आखिरी बात, इनका एक नारा होता था, जो खाता है वो लगाता भी है। हम लोगों के बच्चों का ये खाते और अपने बच्चों पे लगाते हैं। सर आपने ना खाया ना लगाया सर, ऐसे कर लें, अगर लगाते तो सर वो भी नजर आ जाता। हम बिल्कुल नहीं खाते, हम लोगों ने चलिए ऐसे कर लेते हैं 190 मिलियन मैंने खाया है ना। प्लीज ये सब इसी मुल्क में एक आपके अंदरूनी खिलाफात के बारे में बताएं। सलमान अकरम राजा ने कहा है वो व्हाट्सएप ग्रुप से निकल गए हैं पीटीआई के, फिर फिरदौस शमीम से भी उनका लड़ाई हुई है, एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें कारकुनान कह रहे हैं कि जी आप लोग नहीं इमरान खान को बाहर निकाल सकते, नहीं संभाल सकते। ये सब क्या हो रहा है? देखिए जी, इमरान खान को इस तरीके से बाहर कोई नहीं निकाल सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट्स माय ऑनेस्ट ओपिनियन। मेरे नहीं ख्याल के कोई अगर 5 छोड़े 10 लाख बंदा भी चला जाए, वो जेल तोड़ के उनको निकालना, वो खुद भी नहीं है, वो कभी भी, उन्होंने खुद कहा हुआ है कि मैं अपना लीगल बैटल लड़ के बाहर निकलूंगा। ये इमरान खान के अपने अल्फाज हैं, ठीक है। नंबर 1 लीगल, ठीक है। मुझे सेनेटर साहब रिहाई फोर्स किधर है? नहीं, मैं जवाब दे दे। अच्छा, आप खुद पूछ ले। मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करना है, जस्ट वन सेंटेंस। देखिए आपने इतना टाइम दे दिया उन लोगों को जिनको आज आप कम ले लें सर, आज आप कम। बात ये है कि इनके पास कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा चुका था। अगर हमने इनको नो कॉन्फिडेंस के जरिए ना हटाते, आप मुझे बताएं, फिर पाकिस्तान की सब सियासी बातों में कर गया। एक बात है, ये लोग झूठ बोलते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, इनके अंदर इंतशार है, ये फारिग हो चुके हैं, ना ऑपरेशन कर सकते हैं, ना इस काबिल थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।